Students, students, today I am going to start our next point of laws of motion. So let's begin with next point, that is uniform or non-uniform linear motion. So now let's see uniform or non-uniform linear motion. In previous video you all have seen the definition of distance, definition of displacement, the definition of speed, velocity, what is the average velocity. एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे आपने देखा कैसे ए बी वापस ए सी दोनों का डिस्टेंस निकाला गया, स्पीड निकाला गया. यहाँ पे आप देख सकते हो शीतल का स्पीड जो है, यहाँ पे देखिए शीतल का स्पीड अलॉन्ग पाथ ए, जिस पाथ से शीतल आई थी, फिर जिस पाथ से वापस पाथ बी जो था वो यहाँ पे आपको दिखेगा. यहाँ पर आपको पाथ ए और पाथ बी दिखेगा. देखो यहाँ पे दिख रहा है शीतल हाउस से संगीता का हाउस, दैट इज़ पाथ ए, मतलब वे पहला वे है. एंड देन शीतल के हाउस से स्कूल, दैट इज़ पाथ बी. ओके, सो यही यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाला गया है. वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा दिया है. जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार जाके वीडियो देखेगा तो उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा. नाउ विल मूव टुवर्ड्स दी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जो है ये वाला टॉपिक. आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज बेसिकली यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ओके, यूनिफॉर्म का बेसिक मतलब समझो, दैट इज द मोशन विच इज कॉन्स्टेंट, ओके, विच विल नॉट बी चेंज, विच वॉन्ट बी चेंज, जो मोशन चेंज नहीं होगा, जो मोशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा. कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये याद रखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसा मोशन जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसा मोशन जो बार बार क्या होगा, चेंज होगा. ओके, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखने के लिए पहले इसका डेफिनेशन नहीं देखेंगे, पहले इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे. वो एग्जाम्पल देखने के लिए आप लोग देखो पेज नंबर है ये आपका 4. ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखिए आपको एग्जाम्पल दिया है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन का. सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ जाएंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है. सबसे पहले देखिए यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या बताया गया है और नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म में मैंने आपको बताया कांस्टेंट रहता है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो हमेशा चेंज होते रहता है, इट विल बी चेंज. ओके, और यूनिफॉर्म दैट इज कांस्टेंट. Okay, now here you can see in one table there is example is given, that is Amar, distance covered by Amar, distance covered by Akbar and distance covered by Anthony. This you all can see clearly. Okay students, सबसे पहले कॉलम में दिया है टाइम. अच्छा, अभी आप लोग टाइम देखो. अब अमर, अकबर, एंथनी, ये तीनों फ्रेंड एक साथ निकलते हैं अपने किसी भी राइड पे या किसी भी जगह पर घूमने के लिए. ओके, तो 5 बजे निकलते हैं ये लोग. ठीक है, अब आप टाइम ड्यूरेशन देखो, 5, देन 5:30, देन 6, देन 6:30, देन 7, 7:30, 8. आपको क्या इससे मालूम पड़ रहा है, 5 और 5:30 इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इस टाइम स्लॉट के बीच में कितना डिफरेंस है. यहाँ पे डिफरेंस है हाफ एन आवर का. सेम 6 और 5:30 के बाद 6 आया, देन 6:30, मतलब ये पूरे टाइम के बीच में इन सब के बीच में आप एक डिफरेंस देख रहे हो जो है हाफ एन आवर का. ओके, अब आप एट द सेम टाइम आ जाओ अमर का जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 5 बजे वो डिस्टेंस कवर किया है 0, जो सेम कवर किया अकबर ने भी और जो सेम कवर किया एंथनी ने भी. अब आ जाओ आप लोग 5:30 पे, वहाँ पे अमर ने किया है 20, देन 6 पे किया है उसने 40, देन वापस 6:30 पे किया है उसने 60, 7 पे किया है उसने 80. अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हो स्टूडेंट कि हर एक टाइम स्लॉट के बीच में डिफरेंस कितने टाइम का है, हर एक टाइम स्लॉट के बीच में डिफरेंस कितने टाइम का है. तो हर एक टाइम स्लॉट के बीच में जो डिफरेंस है वो है हाफ, वो है 20. हाफ एन आवर का तो टाइम में हो गया, वो है 20 किलोमीटर्स का. 20, 40, 60, 80, 100, 120, इन सब के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो आपको मिलता है 20 किलोमीटर का डिफरेंस. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम उसके बीच का डिफरेंस हाफ एन आवर
और डिस्टेंस उसके बीच का डिफरेंस 20 किलोमीटर, जो कंटिन्यू है हर एक आधे घंटे के बाद, हर एक हाफ एन आवर के बाद में वो 20 किलोमीटर जो है अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये बात हो रही अमर की। नाउ कमिंग ऑन दी अकबर के डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 18, 36, 42, यहाँ तक तो डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको 18 का मिलेगा। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस, 18 किलोमीटर का आपको डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद आप आओगे देखोगे 70 है, वहाँ पे जो डिफरेंस है वो 18 नहीं है, वो चेंज हो गया है। वो जो है वो आप लोग मुझे बताने वाले हो, ओके, माइनस करके कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप जब अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकबर के डिस्टेंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, वो कांस्टेंट नहीं है। जो हमने अमर का देखा, अमर में वो 20-20 आया हमको, लेकिन यहाँ पे आपको वो कांस्टेंट जो डिस्टेंस है वो नहीं मिलेगा। मतलब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। सेम आप एंथनी में आओगे तो एंथनी में भी आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा, जो है डिफरेंस मिलेगा, जो है 14 किलोमीटर का। 14 देन 28, 28 माइनस 14 करोगे कितना आएगा, 14 आएगा। तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, डिफरेंस जो है, जो डिस्टेंस कवर किया है 14 किलोमीटर के डिफरेंस से, वो एंथनी ने भी किया है। तो हमको ये पैराग्राफ, ये टेबल देख के ये मालूम पड़ता है कि अकबर और अमर और एंथनी जो है उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और उनका टाइम भी इक्वल है। ओके, सो द इक्वल इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर मतलब क्या, लीनियर मतलब एक सिंगल, जो एक कांस्टेंट, एक सीधा जो पाथ है उसके ऊपर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब ये जो अपना वे है, जो इसका रास्ता है वो चेंज नहीं कर रहा है, वो एक लीनियर है, वो सीधा रास्ता है। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ये जो मैं आप लोग को येलो बॉक्स देख रहे हो, जो मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ, वो बॉक्स में लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। डिस्टेंस अनइक्वल है जो आपने देखा अकबर का है, लेकिन टाइमिंग इक्वल है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, और फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जहाँ पे डिस्टेंस भी इक्वल हो और टाइम भी इक्वल, दोनों जब इक्वल होंगे तो यूनिफॉर्म। एक डिस्टेंस अनइक्वल हो, टाइम इक्वल हो, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो उनसे पूछेगा। नेक्स्ट आता है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का एग्जाम्पल देने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, आप लोग बाइक यूज़ की, बाइक देखे होगे, यूज़ नहीं किए होगे, देखे तो होगे। देन आप लोग ने कार देखा होगा, आप लोग ने टैक्सी देखी, उसमें एक चीज़ लगी होती है जिसका नाम होता है एक्सलरेटर। एक्सलरेटर का यूज़ क्यों, कि आपने देखा होगा राइट साइड में बाइक के ऐसे एक्सलरेटर को घुमाया जाता है। तो वो एक्सलरेटर क्यों लगा होता है किसी भी व्हीकल में, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो कार हो, किसी में भी, क्यों, क्योंकि उसी एक्सलेटर से उसका स्पीड चेंज होता है, उसका वेलोसिटी चेंज होता है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सलरेशन। जब स्पीड और वेलोसिटी का रेट दोनों टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब टाइम आ गया, ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द एक्सलरेशन, दैट इज कॉल्ड द एक्सलरेशन। ओके, जैसे अभी आप देखते होगे एक्सलरेटर लगा होता है, उसमें 20 स्पीड होती है, 40 होती है, 60 होती है, 80 होती है। आप अभी 20 से चला रहे हो, कुछ टाइम बाद आपकी स्पीड 40 होगी, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सलरेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो एक्सलरेशन इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है वो दो होगी, एक तो आपने जिससे स्टार्ट किया है और जिस पे आप अभी पहुँचे हो। सपोज आपने अभी 20 आपकी इनिशियल है और आपका फाइनल है 40, मतलब आप स्टार्ट किए अपना जो बाइक है, आपने सपोज स्टार्ट किया 20 की स्पीड से, आगे जाके आप 40 की स्पीड पे आ गए, तो आपका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होगा, दैट इज दी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगा। सपोज आप अभी 20 की स्पीड से अपनी गाड़ी स्टार्ट की हो, अपना व्हीकल कोई भी स्टार्ट की हो, आगे जाके आपकी जो स्पीड है वो 40 हो गई, आपकी वेलोसिटी 40 हो गई, तो आप क्या करोगे, 40 माइनस 20 अपॉन टाइम, 40 माइनस 20 अपॉन टाइम। तो 40 माइनस 20 कितना आ गया, 20, 20 अपॉन सपोज 1 आवर, तो 1,
तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 20 आ गया। ऐसे आप लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन करेगा, मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगी। अब 3 टाइप के एक्सेलरेशन बताया है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, इंक्रीजेस, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपने अपनी बाइक स्टार्ट की, आप 20 पे हो, 40 पे जा रहे हो, 60 पे, हाईवे आ गया 80 पे जा रहे हो, ओके, तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये दैट इज़ पॉजिटिव। अब आप बहुत स्पीड में गए हो और आपका कोई सपोज कोई वे अच्छा नहीं है, कोई रास्ता ख़राब है, तो आपने क्या किया, अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को कम करना शुरू किया। आप निकले तो 40 पे थे, लेकिन अब आप 20 पे आ रहे हो। आप निकले तो 60 पे थे, अब आप 60 से 40 पे आ रहे हो, फिर 20। आपने यहाँ पे क्या किया, डिक्रीज़ किया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, ओके। अच्छा, अभी ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या है, देखो, its direction is opposite to the direction of a velocity. If the velocity of the object does not change with the time, अगर वेलोसिटी आपने चेंज ही नहीं किया, अब जिस स्पीड से आप 20 की स्पीड से निकलो, आप 20 की स्पीड से ही चल रहे हो, तो यहाँ पे आपने अपनी वेलोसिटी को ना तो बढ़ाया और ना ही कम किया, तो ये क्या हो गया, आपका ज़ीरो एक्सेलरेशन, ओके। अब आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब आप लोग ये कैसे बनाओगे, ओके, ये कैसे बनाओगे, ये हम लोग एक बार समझेंगे, एक बार देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में। यहाँ तो आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, आप लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे दिख रहा है। उसमें आप लोग देख सकते हो, नीचे टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है जो इक्वल है, दोनों इक्वल है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है आपका, ओके। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीनशॉट में भी, स्क्रीन जो मैंने चालू किया वहाँ पे दिख रहा होगा, ये 20 है, ये 40 है, और ये 60 है, और ये 80 है। ये टाइम इंटरवल यहाँ पे आपको 20 का दिख रहा होगा, सॉरी डिस्टेंस 20 के डिफरेंस में दिख रहा होगा, और ये टाइम है। टाइम आपको किस में दिख रहा होगा, 10 के डिफरेंस में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ज़ीरो तो ज़ीरो पे ज़ीरो का है। अब उसके बाद में जो टाइम है वो 10 पे कितना है, 15 दिया गया है, तो ये 10 पे आप लोग 15 लेंगे, मतलब यहाँ कुछ नीचे आएगा, ओके। ऐसे आप लोग 20 पे कितना दिया हुआ है, 20 पे आप लोग देखेंगे 30 दिया हुआ है, तो ये 20 पे आप लोग का आ जाएगा 30, मतलब यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग का ये स्ट्रेट एकदम लाइन का बनेगा, ये एकदम आपका, मतलब आप लोग जब वैल्यू डालोगे ना, तो ये आपका जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन का बनेगा। स्ट्रेट लाइन का बनने का मतलब ये होता है कि आपका क्या है, लीनियर मोशन में और यूनिफॉर्म मोशन में है, ओके। जो नॉन यूनिफॉर्म का होगा वो जिगजैग बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, आप लोग बना के भी देख लीजिएगा। मतलब उसका जो डिस्टेंस है और उसका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, तो डिस्टेंस अनइक्वल होने की वजह से वो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आप लोगों का जिगजैग लाइन बनेगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी आप लोगों की, ओके। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या पॉइंट है वो देखते हैं। ये तो हो गया आप लोग का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ओके। अभी नेक्स्ट आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म का भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सेम आप लोगों को ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर पे पहले एक्स साइड में आप लोगों को क्या डालना है, आप लोगों को एक्स का जो है नीचे है उस टाइम वहाँ पे आपको टाइम डालना है, और वाई पे आपको डिस्टेंस डालना है, वाई एक्सिस पे सेम जैसा आपको ये बना हुआ है। मैं जूम कर देती हूँ, आपको देख लो, ये ब्लू वाला ग्राफ ये आपका जैसे बना हुआ है, सेम ग्राफ आपको यहाँ पे भी बनाना है, सेम टू सेम। और बाद में ये जो वैल्यू है आपको वो डालना है। जैसे जैसे आप वैल्यूज़ डालते जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा कि वो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है। स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है मतलब वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आ रहा है मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब लीनियर में आ रहा है। नेक्स्ट आपका है, ये तो हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया आपका। देखो ये आप देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने भी जूम किया, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन है आपका। अब ये इक्वेशन में आपको डेरिवेशन दिया हुआ है, लेकिन ये डेरिवेशन आपको नहीं ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें से जो फॉर्मूलाज हैं
इसके 3 फॉर्मूलाज दिए गए हैं आपको, जो होगा वी इक्वल्स टू यू टी प्लस वो ए टी का स्क्वायर जो दिया है आपको, देखिए यहाँ पे दिया है, आपको जूम करके दिखा रही हूँ, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, देन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/t ए टी का स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, इसके बेसिस पे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बस ये 3 फॉर्मूलाज, इक्वेशन जो डेरिवेशन है उस पर आपको नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाता है, तो आप अगर उसको ज़्यादा समझेंगे तो आप ये फॉर्मूलाज को भूल जाएंगे, इसलिए आप ये सिर्फ फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है आप लोगों को। देन उसके बाद में है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इक्वेशन, तो मैंने आपको बताया। अभी नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मोशन कैसा होता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब गोल, मोशन जो रहेगा वो गोल रहेगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो कौन से डायरेक्शन में कर रहा है? सर्कुलर डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब डिस्टेंस इक्वल एंड टाइम इक्वल, जो हमने भी यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया, देखिए मैं जूम कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये डिस्टेंस, ये बॉक्स का एक स्टार्ट किया है, वापस उसी डिस्टेंस में सर्कुलर मोशन में उसी प्रॉपर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइमिंग में ये जो है आपका रोटेट होगा। अभी इसका भी वो दिया होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखो दिया, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। द स्पीड दिया क्या है? द स्पीड ऑफ द टिप इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर its velocity is constantly changing as the tip is moving along a circular path. Its motion is called uniform circular motion, जो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमे। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द टिप इज कांस्टेंट। स्पीड क्या है? डिस्टेंस जो है उसको इक्वल कवर करना है, तो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ओके, बट द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इट्स बट द डायरेक्शन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा, लेकिन स्पीड जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ देख रहे हो, अपने आप में जूम कर रही हूँ बॉक्स में, सर्कुलर पाथ है, स्पीड इक्वल रहेगी क्योंकि इसका जो डिस्टेंस कवर करना है वो यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस इक्वल कवर करना है इसको। ओके, बट जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा क्योंकि इसको सर्कुलर मूव करना है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे देखो आप लोग, स्टेटमेंट दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस, क्या स्टेटमेंट है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस एंड टू रिमेन एट रेस्ट और इन इट अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, okay, until and unless an external force applied on it। जैसे अभी एक बॉल है, जैसे अभी एक पेंसिल है, ये स्ट्रेट है, हिल रही है? नहीं हिल रही, ये ऑब्जेक्ट ही अपनी रेस्ट पोजीशन में है जब तक कि until and unless, मैंने अभी ये क्या किया, फिंगर्स इसको, ये स्ट्रेट थी, मैंने इसको ऐसे ऐसे किया, इसने अपना पोजीशन चेंज कर दिया। तो यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रहता है जब तक कि आप उस पर कोई भी बाहरी फोर्स अप्लाइड ना करो, और वो फोर्स क्या होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, बैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर बैलेंस फोर्स रहेगी तो वो चीज़ हिलेगी ही नहीं। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक टेबल लीजिए, टेबल के बीच में एक स्ट्रिंग लगाइए, स्ट्रिंग रखिए, स्ट्रिंग को दोनों साइड से बांध दीजिए। आप कितना भी एक रस्सी को इस साइड से खींचिए या उस साइड से खींचिए, दोनों साइड से आप रस्सी खींचिए, लेकिन वो स्ट्रिंग नहीं हिलेगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल फोर्स है। ठीक है, अब आप क्या करिए, एक साइड से रस्सी खोल दीजिए, एक साइड से रस्सी खोल देंगे टेबल पे जो आपने बांधी, एक साइड वाली, दोनों साइड से बंधी है तो इक्वल फोर्स है, इस साइड से भी फोर्स मिल रहा है, इस साइड से भी फोर्स मिल रहा है उसको, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी क्योंकि वो बैलेंस फोर्स है। मैं वापस से बताने की कोशिश, आपने टग ऑफ वॉर गेम देखा होगा, रस्सी को एक साइड से भी, इस साइड से भी लोग खींचते हैं, इस साइड से भी खींचते हैं, तो दोनों में बराबर का इक्वल फोर्स लग रहा है। जैसे ही एक साइड का फोर्स कम होता है तो वो रोप क्या हो जाएगी, उसके साइड में चली आएगी, मतलब इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। ओके, अभी ये पेंसिल है, इसको इस साइड से भी मैंने बांध दिया और इस साइड से भी, दोनों साइड से बांध दिया मैंने, या मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँ, जैसे मैंने, मेरा 2 हाथ है, मैंने इसको 2 साइड ऐसे पकड़ा हुआ, ठीक है। अब इसको ये इस साइड से मैं पकड़ रही हूँ, इस साइड से मैंने इसको डबल एक साथ में फोर्स अप्लाइड किया है, जिससे ये क्या होगी, नहीं मूव कर सकती है,
ओके तो इसके लिए इसको अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा हमको। कौन सा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा? अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन में हमेशा रहता है। कब तक रहता है? जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ये है न्यूटन का फर्स्ट। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। अब देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे बात आ गई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब को दिया, मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से। सो पी इक्वल्स टू एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वी का मतलब वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मोमेंटम किसके इक्वल रहता है? अप्लाइड फोर्स के। ओके मोमेंटम किसके इक्वल रहता है? अप्लाइड फोर्स के। किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है किसके? टाइम के अकॉर्डिंगली। सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब आपने एक्सेलरेशन में पढ़ा होगा कि चेंज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक्सेलरेशन का जो था हमने पढ़ा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब फाइनल और इनिशियल। ओके सेम यहाँ पे भी आ गया, फाइनल और इनिशियल। प्रोडक्ट ऑफ मास जो है और वेलोसिटी, दैट इज द मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या आ गया? एम वी माइनस एम यू, मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे अपॉन टाइम, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके तो यहाँ पे देखो किया हुआ एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम मतलब मास, सॉरी एम मतलब यहाँ पे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मास नहीं मोमेंटम। तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वी माइनस यू अपॉन टाइम, इट इज नथिंग बट इट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सलरेशन। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एम जो है अपना वी माइनस यू अपॉन टी, देखो आपको सेकेंड में दिख रहा है यहाँ पे देखो। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी, इट इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ एक्सलरेशन। सो एम ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम ए आ जाएगा। ओके वी माइनस यू अपॉन टी द फॉर्मूला ऑफ एक्सलरेशन, ए आ जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू एम ए, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम ए। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिया गया है? के लिया गया है। तो एफ इज नथिंग बट इट इज द इक्वल्स, एफ इज इक्वल्स टू द एम ए। ओके एफ इज इक्वल्स टू द एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू द मोमेंटम एंड एक्सलरेशन। ये आपका है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ओके मतलब फोर्स, द रेट ऑफ जो मोमेंटम का रेट है वो कब कैसे चेंज होता है? जब उस पर वो इक्वल किसके होता है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ओके किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन। दैट इज नथिंग बट दी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। कोई भी डाउट होगा वापस से पूछेगा। फर्स्ट लॉ क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन में रहता है अनटिल एंड अनलेस उस पर आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज नथिंग बट दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब P इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी। ओके तो क्या बोला गया है कि जो आपका मोमेंटम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आप उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे कौन से डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या लिखा है? चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में चेंज होता है? फोर्स के डायरेक्शन में चेंज होता है। ओके अब थर्ड लॉ क्या बोला गया है? एवरी एक्शन, ओके कोई भी एक्शन है उसका जो रिएक्शन होगा वो या तो इक्वल होगा, वो इक्वल और अपोजिट होगा, या नहीं वो इक्वल और अपोजिट होगा। तो क्या लिखा है? एवरी एक्शन फोर्स हैज़ द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सॉरी देयर इज नॉट और नहीं एंड आएगा यहाँ पे। तो कोई भी जो फोर्स है, कोई भी हम फोर्स यूज़ कर रहे हैं उसका जो रिएक्शन, कोई भी एक्शन हम यूज़ करेंगे तो उसका रिएक्शन जो होगा वो हमको हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल और अपोजिट मिलेगा। कैसे? मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ये वॉल है, वॉल पे मैंने एक स्ट्रेट साइड में मैंने इसके ऊपर एक बॉल खींच के मारा। जैसे ही मैं जितने अगर मैं स्लो बॉल मारा तो सामने से जो बॉल है वो भी हमको रिटर्न में स्लो आएगी। अगर मैंने पूरी अपना फोर्स लगा के उस बॉल पे मारा तो वो क्या करेगा? उतने ही स्पीड से रिटर्न
रिएक्ट, मैंने ये एक्शन किया, वो रिएक्शन में उतने ही स्पीड से रिटर्न आएगा, ठीक है, इक्वल, बट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, मैंने स्ट्रेट मारा, मुझे मिल रहा है अपोजिट, मैंने स्ट्रेट बॉल को मारा और बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो क्या होगी, सेम होगी, जिस फोर्स से मैंने उस बॉल को मारा है उसी फोर्स से उतनी ही स्पीड से वो बॉल मुझे रिटर्न मेरे पास आएगी। तो मेरा एक्शन जैसा रहेगा वैसा ही रिएक्शन रहेगा, लेकिन मेरा इक्वल रिएक्शन रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। आई होप आपको क्लियर होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या है। जो हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मोमेंटम का, वो डिपेंड है हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप आपको